वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम जेनेट वैन डाइन को देखते हैं। ये वो समय होता है जब जेनेट क्वांटम रियल्म में फंसी हुई थी। उन्हें यहाँ पे रहते हुए काफी साल बीत गए थे। यहाँ पर जख्मी हालत में एक आदमी आकर गिरता है जिसका नाम होता है कैंग। अब ये कैंग कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। प्रेजेंट टाइम में स्कॉट लैंग थानोस से फाइट करने के बाद अब काफी फेमस हो चुका था। स्कॉट जहाँ भी जाया करता था लोग उसे पहले से ही जानते होते थे, उसकी काफी इज्जत भी किया करते थे। होप वैन डाइन भी अपने फादर की कंपनी संभालने लगी थी। वो पिम पार्टिकल पर रिसर्च कर रही थी ताकि उनकी मदद से दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके। स्कॉट ने अपनी लाइफ के ऊपर एक बुक भी लिखी होती है। स्कॉट अपनी कहानी लोगों को सुना रहा होता है, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जेल में बंद है। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पता चलता है कैसी एक सोशल एक्टिविस्ट बन गई है। पुलिस वाले गरीबों का घर खाली करवा रहे थे। कैसी ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया था। कैसी को जेल से छुड़ाकर तीनों लोग घर वापस आ जाते हैं। घर पर सभी लोग मिलकर पिज्जा पार्टी कर रहे होते हैं। जेनेट कहती है कि मैंने इसे बहुत मिस किया। होप कहती है आप चाहें तो हमसे क्वांटम रियल्म की बातें कर सकती हैं। जेनेट कहती है मैंने वहाँ पर 30 साल बिताए हैं, मुझे वहाँ की अब कोई बात नहीं करनी है, मुझे तुम लोगों के साथ जिंदगी जीनी है। दरअसल जेनेट हमेशा ही क्वांटम रियल्म की बात आने पर उसे टाल दिया करती थी। बात करते हुए यहाँ पर पता चलता है कैसी ने हैंक के साथ मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से हमें बिना क्वांटम रियल्म के अंदर जाए वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ का टाइम स्पेस कैसे काम करता है। कैसी डिवाइस को ऑन कर देती है। वो बताती है हम यहाँ से क्वांटम रियल्म में सिग्नल भेजेंगे, वो वहाँ पर डाटा कलेक्ट कर वापस हमारे पास आएगा। ये बात सुनते ही जेनेट कहती है तुरंत इसे ऑफ करो। जेनेट पैनिक होने लग जाती है। वो तुरंत ही मशीन को बंद कर देती है, लेकिन मशीन सिग्नल भेज चुकी थी। मशीन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है और वो सभी चीजों को अंदर खींचने लगती है। एक एक कर वो पांचों लोग भी उसी मशीन की वजह से क्वांटम रियल्म में पहुंच जाते हैं। ये सभी यहाँ पर दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक तरफ स्कॉट और कैसी होते हैं, दूसरी तरफ हैंक, होप और जेनेट होते हैं। स्कॉट और कैसी के पास क्वांटम रियल्म में रहने वाले प्राणी आ जाते हैं। वो लोग इन दोनों को बंदी बना लेते हैं। जेनेट यहाँ पर पहले भी आ चुकी थी। वो होप और हैंक को बचाते हुए जंगलों से बाहर निकाल लाती है। बाहर आने पर उसे कुछ लोग मिलते हैं। जेनेट उनके बॉस के सामने जाती है। वो प्राणी जेनेट के ऊपर अटैक कर देता है, पर जेनेट उसी का हथियार छीनकर उसी का हाथ काट देती है, उसके दिल में खंजर घुसा देती है। उसके बाद वो प्राणी और जेनेट दोनों हंसने लगते हैं। दोनों लोग गले मिलते हैं, दोनों दोस्त होते हैं। जेनेट को यहाँ से बहुत दूर जाना होता है। जेनेट का फ्रेंड उसे एक सवारी प्रोवाइड करवा देता है जिसके ऊपर बैठकर वो सभी जेनेट के एक दूसरे दोस्त से मिलने जाते हैं। स्कॉट और कैसी को यहाँ पर सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है। वो लोग इनको एक ऊज नाम का लिक्विड पिलाते हैं जिसे पीने के बाद इन लोगों को इनकी भाषा समझ में आने लगती है। यहाँ के लोगों की बॉस यहाँ पर आ जाती है। वो स्कॉट और कैसी से पूछती है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग कहाँ से आए हो। कैसी बताती है हम लोग ऊपर से आए हैं, वो एक दूसरी दुनिया थी। बॉस कहने लग जाती है वो भी दूसरी दुनिया से आया था, वो तुम्हें ढूंढते हुए भी यहाँ पर आएगा, उसने हमारे घरों को तबाह कर दिया, हम पर हमला किया। कैसी पूछती है कौन, बॉस बोलती है कॉन्करर। कैसी उन लोगों की हेल्प करने की सोचती है। स्कॉट कहता है हमें सबसे पहले जेनेट को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। तब बॉस बोलती है जेनेट यहाँ पर है। स्कॉट कहता है हाँ। बॉस कहती है उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। जेनेट अपने पुराने फ्रेंड के पास आई होती है जिसका नाम होता है क्राइलर। जेनेट उससे पूछती है कि मैं हमारे दो दोस्तों को पूछ रही हूँ जो कि हमारे ही तरह इंसान है। क्राइलर बोलता है तुम्हारे जाने के बाद चीजें बदल गई थी, अब मैं कैंग के लिए काम करता हूँ। ये कहने के बाद क्राइलर इन लोगों पर अटैक करवा देता है, पर ये तीनों मिलकर क्राइलर और उसके सारे साथियों को हरा देते हैं। यहाँ से ये तीनों क्राइलर का शिप चुरा लेते हैं जिसे लेकर ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। बॉस यहाँ पर स्कॉट से बात कर ही रही होती है कि कैंग के सैनिक यहाँ पर आ जाते हैं, वो इन पर हमला कर देते हैं। स्कॉट और कैसी भी उनसे बचकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक मोडोक नाम का आदमी आ जाता है। ये मोडोक फर्स्ट पार्ट वाला डॉक्टर डेरेन ही है। वो बताता है उसका सूट पूरी तरीके से टूट चुका था। जब वो यहाँ पर पहुंचा तब उसकी हालत काफी खराब थी। कैंग ने उसे ठीक किया, उसे ये नया रूप
डूब दिया। मोडोक अब काफी ताकतवर हो चुका था। वो इन दोनों को बंदी बना लेता है, स्कॉट और कैसी को जेल में डाल देता है। जेनेट यहाँ पर कैंग के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसने मुझे कहा कि मैं एक ट्रेवलर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ और मैं यहाँ पर गलती से आकर फंस गया हूँ। उसके पास एक शिप भी होता है जिसके साथ आप लोग मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब के पृथ्वी के ही कई अदर्स लाखों डायमेंशंस में जाया जा सकता है। पर उसके शिप का एनर्जी कोर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। दोनों मिलकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं पर कुछ भी काम नहीं आता। जेनेट कहती है मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं यहाँ पर काफी समय से फंसी हूँ। कैंग कहता है अगर मेरा शिप एक बार रिपेयर हो गया तब मैं तुम्हें उसी टाइम में भेज दूंगा जब तुम यहाँ पर आई थी, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जेनेट कहती है काफी समय लगा पर हम दोनों ने मिलकर उस एनर्जी कोर को ठीक कर ही दिया। कैंग का शिप न्यूरोकाइनेटिक था, मतलब कि वो उसके दिमाग के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे ही जेनेट एनर्जी कोर को मशीन में लगाती है, जेनेट कहती है जैसे ही मैंने उसे टच किया मैंने देखा कि उसने क्या क्या किया था। वो एक शैतान था, उसने बहुत सारी दुनियाओं को, बहुत सारे टाइमलाइंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। वो यहाँ पर क्रैश नहीं हुआ था बल्कि उसे यहाँ पर कैद किया गया था, क्योंकि ये जगह स्पेस और टाइम से बिल्कुल परे थी। यहाँ से निकलने के बाद कैंग उन सभी लोगों को जिन्होंने उसे यहाँ पर कैद किया था उन सबको मार देता, उनके पूरे टाइमलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर देता। कैंग को शिप के जरिए अपना आर्मर सूट भी मिल जाता है जिसके वजह से उसकी ताकत और बढ़ जाती है। जेनेट जैसे ही उसके इरादों को जानती है वो उसका साथ छोड़ देती है। जेनेट शिप के एनर्जी कोर को लेकर भागने लगती है पर कैंग बहुत ताकतवर था। जेनेट जानती थी कि वो उसे कभी हरा नहीं सकती। जेनेट अपने पिम पार्टिकल्स को निकालकर उस एनर्जी कोर पर लगा देती है। एनर्जी कोर इतना बड़ा हो जाता है कि कैंग कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था, पर क्योंकि उसके पास उसका सूट आ गया था तब उसने यहाँ के लोगों को हराया, यहाँ पर अपना एक पूरा एम्पायर बना दिया। मैंने सालों यहाँ बिताए उससे फाइट करते हुए, उससे भागते हुए, उससे छुपते हुए। इसी वजह से मैं वापस आने के बाद इस जगह की कभी बात नहीं करना चाहती थी। कैंग यहाँ पर स्कॉट के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास पिम पार्टिकल्स हैं, तुम ही मेरा एनर्जी कोर मुझे वापस ला सकते हो। स्कॉट कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। कैंग कहता है घर जाने के लिए। वो कहता है मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे सब कुछ खत्म करना है। कैसी कहती है क्या खत्म करना है। वो कहता है मैं मेरे बहुत सारे वेरिएंट्स जो कि अलग अलग टाइमलाइन में मौजूद हैं, उन्हीं लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद किया था, वो सभी मुझसे डरते हैं। कैंग अपने ही दूसरे वेरिएंट्स को अलग अलग टाइमलाइन में जाकर मारा करता था, इसी वजह से उन लोगों ने कैंग को यहाँ पर कैद कर दिया होता है। स्कॉट कैंग की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है। कैंग कैसी को टॉर्चर करने लगता है जिस वजह से मजबूरी में आकर स्कॉट को उसकी हेल्प करनी पड़ती है। कैंग स्कॉट को एनर्जी कोर के पास ले आता है। वो उसे कहता है कि तुम छोटे होकर एकदम बीच में चले जाना, वहाँ पर पिम पार्टिकल्स को लगाओगे तब ये अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। स्कॉट उसके अंदर छलांग लगा देता है। धीरे धीरे कर वो जमीन पर पहुंच जाता है। जैसे ही स्कॉट यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाता है उसके अंदर से उसी का एक और वर्जन बाहर आ जाता है। जैसे जैसे वो और उसका वर्जन हिलने लगते थे वैसे वैसे ही उसके यहाँ पर हजारों वर्जन बाहर आ जाते हैं। दरअसल ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर इंसान के जितने मैक्सिमम रूप हो सकते हैं वो सभी बाहर आने लगते हैं। तब तक हैंक भी यहाँ पर अपना शिप लेकर आ गए होते हैं। होप कहती है मुझे स्कॉट के सिग्नल मिल रहे हैं और वो भी उसकी हेल्प के लिए निकल जाती है। स्कॉट अपने बहुत सारे वर्जन्स की हेल्प से ऊपर आ जाता है। वो एनर्जी कोर में पिम पार्टिकल्स डाल रहा होता है पर कोई फायदा नहीं होता है। तब तक यहाँ पर होप पहुंच जाती है। होप और स्कॉट दोनों मिलकर जब अपने पिम पार्टिकल्स को कोर के एकदम सेंटर में मारते हैं तब वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है। कैंग यहाँ पर आ जाता है। वो कैसी को छोड़ने से मना कर देता है और स्कॉट से जबरदस्ती अपना कोर भी ले लेता है। स्कॉट और होप उससे फाइट करते हैं पर वो दोनों हार जाते हैं। मोडोक हैंक के ऊपर हमला कर उन्हें जख्मी कर देता है। कैंग जेनेट को लेकर अपने किले में वापस चला जाता है। कैंग जेनेट से बताता है कि मेरे वेरिएंट्स मल्टीवर्स में हर जगह हैं। वो हमेशा वक्त के साथ छेड़खानी किया करते थे पर मैंने देखा इसका अंत कैसे हो सकता है। इसके वजह से ब्रह्मांड में अशांति फैली थी, उन लोगों के वजह से मल्टीवर्स बर्बाद हो रहा था। तब मैंने एक जंग छेड़ दी, उन सभी को खत्म करने लगा जो वक्त
को छेड़ते थे। जेनेट कहती है तुम सिर्फ अपना बदला ले रहे हो। कैंग कहता है कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है मैं उन्हें पूरे टाइमलाइन से ही मिटा दूंगा। जेनेट कहती है पर ऐसा करने से तो लाखों करोड़ों मासूम लोग मारे जाएंगे। पर कैंग कहता है ये तो छोटी कीमत होगी। कैसी को जेल में डालने के लिए गार्ड्स लेकर जा रहे थे पर वो उन सभी पर हमला कर भाग जाती है। हैंक की हेल्प के लिए उनकी चींटियां आई होती हैं। जब ये लोग मल्टीवर्स में आ रहे थे उसी वक्त रूम में हैंक की चींटियां भी मौजूद थी। वो भी इन लोगों के साथ क्वांटम वर्ल्ड में आ गई थी पर आते वक्त वो लोग ऐसी जगह से गुजरी थी कि वो सभी काफी एडवांस्ड हो चुकी थी। हैंक, स्कॉट और होप प्लानिंग करने लग जाते हैं कैसी को बचाने की। तब हैंक कहता है एक महान राइटर ने कहा था कि बड़ा बनने की गुंजाइश हमेशा होती है। स्कॉट पूछता है कि आपने मेरी बुक पढ़ी थी? हैंक कहते हैं एक एक वर्ड पढ़ा था। कैसी यहाँ पर आकर बॉस को छुड़वा लेती है। बॉस कहती हैं हमें अपने सभी साथियों को मैसेज भेजना होगा और यहाँ पर जेल में कैद लोगों को भी छुड़वाना होगा। कैसी और बॉस कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। बॉस बाकी गार्ड्स को रोकने लगती है और कैसी सभी फ्रीडम फाइटर्स को बुला रही होती है। हम लोग किले के अंदर ही हैं और आपके पास अपना घर वापस लेने का ये एक सुनहरा मौका है। बॉस सारे कैदियों को छुड़वा देती हैं। कैंग एनर्जी कोर को अपने शिप में लगाता है। इस बार वो अकेला नहीं अपने पूरे किंगडम को अपने साथ यहाँ से बाहर लेकर जाने वाला था ताकि वो अपने सैनिकों के साथ एक युद्ध छेड़ सके। स्कॉट एंटमैन का रूप लेकर अपना साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है। वो कैंग के किले पर हमला कर देता है। उसके ऊपर कैंग के सैनिक अटैक करते हैं। तभी वो सारे लोग जो यहाँ के नेटिव रेसिडेंट्स होते हैं वो भी स्कॉट की हेल्प के लिए आ गए होते हैं। मोडॉक कैसी के ऊपर अटैक कर देता है। कैसी उससे डरकर भाग रही होती है। फिर कैसी अपना साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर मोडॉक को हरा देती है। मोडॉक हार चुका होता है। तब कैसी उसे समझाती है, उसे कन्विंस करके अपनी टीम में ले लेती है। कैंग ने अपने किले के चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बनाई होती है पर स्कॉट उसे तोड़ देता है। कैंग मैदान में आ जाता है। वो सभी लोगों को मारने लगता है। स्कॉट, होप और कैसी मिलकर कैंग से फाइट करते हैं पर कैंग इतना ताकतवर होता है कि ये तीनों उसके सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। कैंग उन्हें कहता है तुम लोग मुझसे कभी नहीं जीत सकते, तुम बस अपनी चींटियों के साथ रहो। तभी हैंक यहाँ पर अपनी वही सैकड़ों चींटियां लेकर आ जाते हैं जो आते ही कैंग की सेना को खत्म करने लगती हैं। फिर वो कैंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। कैंग ने अपने चारों तरफ एक सुरक्षा दीवार बना ली थी जिसे मोडोक आकर तोड़ देता है पर इस चक्कर में मोडोक बहुत घायल हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है। चींटियों ने कैंग की बुरी हालत कर दी थी। जेनेट टावर में घर जाने का रास्ता बना रही होती है। वो सभी लोगों को किले में बुलाती है। पोर्टल खुल जाता है और सभी लोग घर वापस चले आते हैं। स्कॉट आखिरी में होता है जिसके ऊपर कैंग अटैक कर देता है। कैंग उस पोर्टल से जाने की कोशिश करता है पर स्कॉट उसे रोक देता है। दोनों के बीच में बहुत फाइट होने लगती है पर कैंग बहुत ताकतवर था। वो स्कॉट को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। स्कॉट कहता है मैं तुझे कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। स्कॉट अपने बहुत सारे पिम पार्टिकल्स उसके पावर कोर पर लगा देता है। होप भी यहाँ पर आ जाती है। स्कॉट और होप मिलकर कैंग को उसी पावर कोर के पास फेंक देते हैं और वो पावर कोर ब्लास्ट होता है। उसी के साथ कैंग का भी अंत हो जाता है। इसी के साथ इनके घर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका होता है पर केसी इनके घर आने का पोर्टल वापस ओपन कर देती है जिसके जरिए ये दोनों भी अपने घर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद स्कॉट को एक टेंशन भी हो रही थी कि कैंग ने कहा था कि अगर मैं बाहर ना आ पाया तब एक बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। स्कॉट थोड़ा सोचता है फिर कहता है कि हर मुसीबत का सामना हम लोग कर लेंगे, हम सभी लोग साथ में हैं। वो केसी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। कहता है हम सभी लोग साथ में हैं, यही असली खुशी है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कैंग के सभी वेरिएंट्स आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं। इन्हें पता लग जाता है कि पृथ्वी के किसी आदमी ने कैंग को मार दिया है। इस बात से इन्हें थोड़ा डर लगता है। वो लोग कहते हैं कि अब दूसरे लोगों को भी मल्टीवर्स के बारे में पता लग चुका है, इसीलिए हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। एंड क्रेडिट सीन में कैंग के ही एक रूप को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विक्टर टाइमली। वो एक साइंटिस्ट होते हैं। वो टाइम के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं और लोकी भी यहाँ पर मौजूद होता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।